नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज रिवीजन ऑल सब्जेक्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज इस सीरीज का 19वां दिन होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न 17 बीपीएससी टारगेट 17 बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट रिवीजन सीरीज का यह 19वां दिन है। चलिए आज का पहला प्रश्न है आपका, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज, तीसरा आपका मार्बल पैलेस, तीसरा चौथा आपका जेम्स पैलेस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका दूसरा आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, चौथा आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से आपका 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो आपका सेकेंड कर्नाटक वार यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो पहला ऑप्शन आपका है वाराणसी, दूसरा है मथुरा, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा है बंगाल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग के समय भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था आपका मथुरा। दो ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है, यह बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है खेती और मजदूर, खेतीहर और मजदूर, दूसरा आपका साहूकार, तीसरा कृषक, चौथा आपका जमींदार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1897 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो आपका कृषक लोगों ने, जमींदार लिया ही था, जमींदार तो भाग लिया था, ये तो होगा नहीं, केवल एक होगा। ये दोनों तो होगा नहीं, तो कट गया। दूसरा है साहूकार और केवल एक खेतीहर और मजदूर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 जमींदार। 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था आपका, किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4 ने भाग नहीं लिया था। हमने साहूकार और आपका जमींदार भाग नहीं लिया था 1897 के विद्रोह के समय में। तो कौन भाग लिया था? आपका कृषक और खेतीहर और मजदूर लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 आपका भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1897 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था क्या?
1857 हो जाएगा। 1897 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था कौन सा? तो पहला ऑप्शन आपका रामपुर, दूसरा हमीरपुर, तीसरा आपका जगदीशपुर, तीसरा आपका धीरपुर, चौथा जगदीशपुर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, राइट आंसर हो जाएगा। 1897 के विद्रोह के समय बिहार में 15 जुलाई 1857 से 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था आपका कौन सा? तो आपका हो जाएगा जगदीशपुर केंद्र था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1897 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1897 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा? पहला आपका दानापुर, दूसरा पटना, तीसरा आरा, चौथा मुजफ्फरपुर, नगर नहीं मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, पाँचवा आपका मुंगेर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर। पाँचवा ऑप्शन आपका मुंगेर जो है मुंगेर आपका 1897 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखना है। 1897 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आपका मुंगेर हो जाएगा। आपका प्रभावित एरिया था कौन कौन? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकी रूप से सर्वाधिक लाभान्वित किस शिल्प में हुआ? भारत रोम के प्रभाव में आकर, भारत जो है रोम के प्रभाव में आकर, भारत रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकी रूप से सर्वाधिक लाभान्वित किस शिल्प में हुआ? पहला ऑप्शन आपका कांच बनाने में, दूसरा रत्नों को बनाने में, तीसरा आपका आयुध निर्माण में, चौथा जहाज निर्माण में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण, आपका राइट आंसर होगा। भारत रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकी रूप से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था किससे? तो जहाज निर्माण में लाभान्वित हुआ था। रोम के साथ हम लोग का व्यापार जो था, हम लोग व्यापारिक अधिशेष में थे, लाभान्वित में थे, लाभ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं चाहता हूं कि अलग रेजिमेंट में प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि सिख हिंदू पर और गोरखा उन पर बिना सोचे गोली दाग सके। किसने कहा था? कर्जन ने, पहला ऑप्शन आपका कर्जन ने, दूसरा लिटन ने, तीसरा चार्ल्स वुड ने, चौथा डलहौजी ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अलग रेजिमेंटों में प्रतिस्पर्धी भावना रहे, अलग रेजिमेंटों में, अलग रेजिमेंटों में प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि सिख हिंदू पर गोरखा और गोरखा उन पर बिना सोचे गोली दाग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विश टू हैव ए रिबल स्पिरिट्स इन डिफरेंट रेजिमेंट्स सो डैट सिख माइट फायर हिंदू गोरखा विदाउट हेजिटेशन वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? बिहार में मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो बताना है, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ आपका विद्यापति हो जाएगा, महाविद्यापति। मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। देखते हैं विद्यापति। उत्तर, विद्यापति जिसकी प्रमुख रचनाएं का है अवहट भाषा में है। विद्यापति जिसकी प्रमुख, इसका आंसर आपका मैथिली कोकिल के नाम से कौन जानता है? तो विद्यापति जाना जाता है जिसकी प्रमुख रचना है अवहट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब की अवहट भाषा में कौन सा है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अन्य रचना आपका भू परिक्रमा,
पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि है इसका। यानी रचना है आपका भूमि भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका अखिल भारतीय किसान सभा गठन आपका 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन आपका 11 अप्रैल 1936 को 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव NG रंगा थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव NG रंगा थे। बिहार में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार में लगान परिषद का गठन कब किया गया था, ये बताना है आपको। बिहार में लगान परिषद का गठन आपको 1770 ईस्वी में किया गया था। बिहार में लगान परिषद का गठन 1770 ईस्वी में किया गया था। इसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। जो कि बिहार में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1770 में किया गया था। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उसके प्रथम अध्यक्ष आपका जॉर्ज वानसीटाड थे। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वानसीटाड। तो इसे 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख ने बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1850 ईस्वी के लॉर्ड डलहौजी के समय में किस धार्मिक अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है? इससे लोगों को यह लगा कि भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश की जा रही है। तो बताना है आपको 1850 ईस्वी के लॉर्ड डलहौजी के समय में किस धार्मिक अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे लोगों को यह लगा कि भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश की जा रही है। तो यहाँ आपको धार्मिक अधिनियम का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आपके 21 है। दूसरा आपका धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 23, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 23। तीसरा आपका धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 26। चौथा आपका धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 25। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि धार्मिक अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा उसको पैतृक संपत्ति में वंचित नहीं किया जा सकता। इससे लोगों को यह लगा कि भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश की जा रही है। इन पर धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज? यानी कि भारत में निम्न में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगाली द्वारा नहीं की गई थी? पहला तंबाकू, दूसरा काजू, तीसरा पान, चौथा अनानास। तो यहाँ हो जाएगा आपका किस उत्पाद की शुरुआत आपकी पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा तंबाकू तो किया गया था, काजू का भी किया गया था शुरुआत, अनानास का भी किया गया था। तो यहाँ पान का नहीं किया गया था। पान का उद्भव आपका कहाँ हुआ था? मलाया प्रायद्वीप में हुआ है। मलाया द्वीप में हुआ है। पान का उद्भव आपका मलाया द्वीप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? निम्न में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन अमलक, दूसरा इदरार, तीसरा इनाम, चौथा औकाफ। तो
आमलक, इद्रार, इनाम, ये आपको धार्मिक बुद्धिजीवियों को दिया जाता था। ठीक, तो औकाफ को नहीं दिया जाता था। जो औकाफ है इसे ऑप्शन 4 आपका औकाफ धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औकाफ, औकाफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इस्लामी कानून में ऐसी संपत्ति जो धर्मार्थ कार्य हेतु प्रदान करने के लिए आरक्षित रखी गई थी। औकाफ भूमि आपको धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। औकाफ आपको धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। ठीक है, आपका बुद्धिजीवियों को दिया जाने वाला, धार्मिक बुद्धिजीवियों को क्या दिया जाता था? आपका आमलक, इद्रार, इनाम। ठीक, ये मध्यकालीन प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? निम्न में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? ये बताना है आपको। निम्न में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीमसराय मीनार स्थित है? पहला ऑप्शन होगा पानीपत, दूसरा मुल्तान, तीसरा मालदा, चौथा लाहौर। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा मालदा में। मालदा में आपका अकबर के शासनकाल में निर्मित नीमसराय मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक है, दूसरा असम, तीसरा कश्मीर, चौथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, कश्मीर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन से गड्ढा खोद कर रहता था? तो कश्मीर के क्षेत्र में। यहाँ आपका गुफकराल और क्या चेक और है बुर्जहोम, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्तावास पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान को कर अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किस सुल्तान को अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने वाला जाना जाता है? किस सुल्तान को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा आपका फिरोज शाह तुगलक, चौथा आपका सिकंदर लोधी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका आंसर राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोधी को आपको किस लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर स्वयं बैरम खान से पीछा छुड़ाना चाहता था, औरतें तो केवल उसका हथियार थी, यह कथन किसका है? अकबर स्वयं बैरम खान से पीछा छुड़ाना चाहता था, औरतें तो केवल उसका हथियार थी, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है रसबरूख विलियम, दूसरा आपका आरपी त्रिपाठी, तीसरा है आपका यदुनाथ सरकार, चौथा केपी जायसवाल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में कहा था कि अकबर स्वयं बैरम खान से पीछा छुड़ाना चाहता था, औरतें तो केवल उसका हथियार थी यह। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैराड से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? बैराड से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? ये बताना आपको। बैराड से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? पहला ऑप्शन आपका 1837, दूसरा आपका 1828, तीसरा आपका 1813, चौथा आपका 1807। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 1837। 1837 आपका राइट आंसर होगा। बैराड से अशोक के शिलालेख की खोज
1837 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए थे? बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए थे? तो आपका पुर्तगाली लोग आया था बिहार में। बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए? तो पुर्तगाली आए। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच आपका जो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, जो अकबर के समय भारत आया था। रॉल्फ फिंच जो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, वह अकबर के समय में भारत आया था, याद रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुसैन शाह सक्री को पराजित करने के बाद सिकंदर लोदी ने बिहार में किसे अपना गवर्नर नियुक्त किया था? हुसैन शाह सक्री को पराजित करने के बाद सिकंदर लोदी ने बिहार में किसे अपना गवर्नर नियुक्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह सक्री को पराजित करने के बाद हुसैन शाह सक्री को पराजित करने के बाद सिकंदर लोदी ने बिहार में किसे अपना गवर्नर नियुक्त किया? तो आपका दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने किसे अपना गवर्नर नियुक्त किया? तो दरिया खान नुहानी को, यह याद रखना है। नेक्स्ट आपका, बिहार में नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे? बिहार में नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद शाह नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो आपका 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1632 ईस्वी में डचों ने अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में आपका कौन? तो आपका हो जाएगा 1632 ईस्वी में आपका डच ने, और 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार कर लिया था? पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार कर लिया? तो आपका 24 जून 1763 ईस्वी को। पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया था? 24 जून 1768 ईस्वी को। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानी अमृत कौर के नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन पर खड़ी गया जाने वाली ट्रेन पर कब्जा कर इसे क्या नाम दिया था? आंदोलनकारी छात्रों ने कब? तो अगस्त क्रांति के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय में स्वतंत्रता सेनानी अमृत कौर के नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन पर खड़ी गया जाने वाली ट्रेन पर कब्जा कर इसे क्या नाम दिया गया? तो आपका स्वराज गाड़ी नाम दिया गया। स्वराज गाड़ी का नाम किसने दिया? तो आंदोलनकारी छात्रों ने। किस ट्रेन को दिया? तो आपका भागलपुर स्टेशन पर खड़ी गया जाने वाली ट्रेन पर कब्जा कर उसका नाम दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी अमृता कौर के नेतृत्व में यह हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस जिले में है? बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर और पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा जिले हैं, सबसे ज़्यादा वन है। बिहार में सबसे ज़्यादा वन आपका कहाँ पर है? तो आपका यहाँ हो जाएगा कैमूर और पश्चिम चंपारण में बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। कैमूर और चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। सबसे कम हिस्सा कहाँ है वनों का? तो शिवहर और शेखपुरा में। सबसे कम आपका शिवहर, सबसे कम आपका शेखपुरा में वन का प्रतिशत है। शिवहर और शेखपुरा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अधिसूचित है? बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का, बिहार में राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अधिसूचित है? तो 7.1% हो जाएगा आंसर। 7.1% इज द राइट आंसर। ठीक है, बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस जिले में है? तो कैमूर और पश्चिम चंपारण में। सबसे कम आपका शिवहर और शेखपुरा में।
और बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अधिसूचित है? तो आपका 7.1% आपका अधिसूचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी आपका किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रांतिकारी मंगल पांडे को किस इतिहासकार ने आतताई कहा है? अतताई कहा है, अताई कहा है, अतताई, हम अताई बोलते हैं ना, तो यहाँ अतताई कहा है। क्रांतिकारी मंगल पांडे को किस इतिहासकार ने आतताई कहा है? पहला ऑप्शन पर जॉन विलियम, दूसरा आपका सुरेंद्र नाथ सेन, तीसरा आपका जनरल रेनार्ड, चौथा आपका आरसी मजूमदार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जॉन विलियम। जॉन विलियम ने क्रांतिकारी मंगल पांडे को आतताई कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? निम्न में से कौन सा पुरोहित यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो आपका होता है पहला ऑप्शन, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा आपका उद्गात्र, चौथा अधर्वयु। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है आपका यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। ब्रह्मा नामक पुरोहित यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज द लास्ट रूलर्स ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? निम्न शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? ये बताना, निम्न शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सी ऑप्शन आपका पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ आपका सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। श्री याजना, दूसरा है श्री सतकर्णी, चौथा सी आपका पुलु मालवी चतुर्थ, डी आपका शिवाश्री पुलुमावी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ को सातवाहन वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई? हौज खास की सफाई करवाई, उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? तो पहला ऑप्शन का इल्तुतमिश, दूसरा आपका फिरोज शाह तुगलक, तीसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, चौथा आपका सिकंदर लोदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई और हौज खास की सफाई करवाई। इसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल बनाई, इससे कुतुब मीनार 5 मंजिला क्या हो गई? चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और बनवाया, तो इससे कुतुब मीनार आपका 5 मंजिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिससे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? तो पहला ऑप्शन आपका नूरजहां, दूसरा रोशन आरा, तीसरा है जहां आरा, चौथा है जीनत उनिसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 जहां आरा। जहां आरा ने शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में 1638 में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। जहांआरा शाहजहां और मुमताज महल की ज्येष्ठ पुत्री थी। मुमताज महल की मौत 1631 ईस्वी में हुई। जहांआरा पातशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से प्रसिद्ध हुई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कोसी नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी कटिहार जिले के कुसैला के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, कोसी नदी आपका कटिहार जिले के कुसैला के पास गंगा से मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह लगभग 2,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है वार्षिक रूप से। कोसी नदी कटिहार जिले के कुसैला के पास गंगा में मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह लगभग 2,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है वार्षिकली। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने राय रयान की उपाधि किसे प्रदान की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने राय रयान की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। वारेन हेस्टिंग्स ने राय रयान की उपाधि किसे प्रदान की? तो आपका हो जाएगा सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब और किस अधिनियम के तहत किया गया था? पटना उच्च न्यायालय का गठन कब और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। पटना उच्च न्यायालय का गठन 3 फरवरी 1916 को 3 फरवरी 1916 को किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत आपका पटना उच्च न्यायालय गठन किया गया था। नेक्स्ट, अब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस चेम्बियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस चेम्बियर थे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना को जन्नत उल हिंद किसने कहा था? पटना को जन्नत उल हिंद किसने कहा था? पटना को जन्नत उल हिंद इन किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबानी ने। मुल्ला बहबानी ने पटना को जन्नत उल हिंद कहा था, जो ईरानी धर्माचार्य थे। पटना मुल्ला बहबानी जो ईरानी धर्माचार्य थे, उसने आपको क्या कहा था? तो पटना को जन्नत उल हिंद कहा था मुल्ला बहबानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा सादिकपुर घराना। पटना के सादिकपुर घराना जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। शुरुआत आपका सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 के दशक में शुरुआत किया था। ठीक, सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी शुरुआत कब किया था? तो 1820 के दशक में किया था। यह आंदोलन 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने विफल हो गया। ठीक है, यह आंदोलन 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने क्या हो गया? तो विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, ये बताना आपको। बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी जो है, ये हम जानना करते हैं पुरानी कौन है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं बिहार की पुरानी, जो किस जिले में स्थित है? तो आपका मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण नील विद्रोह के समय या चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? चंपारण नील विद्रोह के समय या चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो पहला उत्तर आपका है वज्र किशोर फर्स्ट, सेकेंड राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महादेव देसाई, चौथा जेबी कृपलानी, चौथा अनुग्रह नारायण सिंह। ये सभी आपके पटना चंपारण नील विद्रोह के समय, चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे।
गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे पटना चंपारण सत्याग्रह के समय? तो आपका ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। तो आपका ये नहीं होगा, आपका जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ये याद रखना है। बत्तख मियाँ ने आपका चंपारण में ही ने पटना में आपका गांधी जी का जान बचाया था। विष भोजन में खाना में भोजन मिलाया गया था, उसको गांधी जी को बताया गया था कि इस खाना में आपका जहर है। इस प्रकार से बत्तख मियाँ ने गांधी जी को बचाया था जान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस स्वतंत्रता सेनानी पर चला था? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस स्वतंत्रता सेनानी पर चला था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ला पर। योगेंद्र शुक्ल पर आपका केस चला था, कौन सा? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राजनीतिक पीड़ित दिवस किस दिन को मनाया जाता है बिहार में? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929 ईस्वी को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त 1929 को राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसने कहा था कि रोलेट एक्ट निवारक हत्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह कथन किसने कहा था कि रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? पहला ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, दूसरा आपका लाला लाजपत राय, सी आपका एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, डी आपका जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रोलेट एक्ट निवारक सत्याग्रह है। रोलेट आपका कौन सा है? निवारक सत्याग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देता है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? पहला ऑप्शन आपका कामांधक नीतिसार, दूसरा आपका मनुस्मृति, कामांधक नीतिसार, दूसरा मनुस्मृति, तीसरा आपका अर्थशास्त्र, चौथा कादम्बरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा आपका कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जो अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव दिया था। अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव दिया था किसने? तो अर्थशास्त्र ने। मनुस्मृति समाज व्यवस्था पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। मनुस्मृति क्या है? तो समाज व्यवस्था पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। इसमें पदाधिकारियों के वेतन के रूप में भूमि देने का उल्लेख किया गया है आपका मनुस्मृति में। कमांडक नीतिसार राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। कमांडक नीतिसार आपका राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी ये बताना है आपको। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1793। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत आपको सिविल सेवाएं शुरू की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत आपका सिविल क्या शुरू की गई थी? तो सिविल सेवाएं शुरू की गई थी। जिससे प्रश्न देखते हैं, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई। ठीक है, 1853 में परीक्षा सभी के लिए खोल दी गई, परंतु यह परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब आयोजित की गई? तो 1855 में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
असहयोग व खिलाफत आंदोलन को प्रभावित होकर असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर केरल के मालाबार में मुस्लिम काश्तकारों ने भूस्वामियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसकी प्रेरणा उन्हें अप्रैल 1920 में किस सम्मेलन से मिली थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका मालाबार जिले के मंजूरी में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस। मालाबार जिले के मंजूरी में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस। दूसरा आपका मालाबार के कल्पम में कांग्रेस के कल्पम में हुई कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस से। तीसरा आपका मालाबार के कोझिकोड में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस से। चौथा आपका मालाबार के मुरब्बा में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 आपका राइट आंसर है। मालाबार जिले के मंजरी में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस से। ठीक है। असहयोग व खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर केरल के मालाबार में मुस्लिम काश्तकारों ने भूस्वामियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसकी प्रेरणा उन्हें पहला ऑप्शन आपका मालाबार जिले के मंजरी में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान 20 अगस्त 1921 को केरल में मोपला विद्रोह हुआ, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने अधिकारियों की खोज से उद्देश्य से कहां पर छापा मारा था? असहयोग आंदोलन के दौरान 20 अगस्त 1921 को केरल में मोपला विद्रोह हुआ, जिससे कांग्रेस के लिए पुलिस से हथियारों की खोज के उद्देश्य से कहां पर छापा हुई थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका तिरुगड्डी के मस्जिद पर आपका हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1897 विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो पहला ऑप्शन आपका हेनरी लॉरेंस, दूसरा आपका आउटरम, तीसरा आपका जनरल नील, चौथा आपका हेवलॉक, पांचवा आपका जॉर्ज हैरियट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन थे 1897 विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर? तो आपका आउटरम आपका राइट आंसर होगा। हेनरी लॉरेंस आपका राइट आंसर होगा। 1897 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर आपका हेनरी लॉरेंस थे। हेनरी लॉरेंस आपका 1897 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली व समाधि स्थल क्रमशः क्या था? तो ग्वालियर एवं वाराणसी आपका लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल और आपका जन्मस्थल आपका वाराणसी है और मृत्यु स्थल आपका समाधि स्थल ग्वालियर है रानी लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महक परी किसको कहा जाता है? महक परी किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका रानी लक्ष्मीबाई को, दूसरा आपका बेगम जीनत महल को, तीसरा आपका हजरत महल को, चौथा आपका रमाबाई को, पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महक परी आपको ऑप्शन नंबर 3 हजरत महल को कहा जाता है। ठीक, महक परी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह की क्रांति के दौरान दीन दुखियों की सेवा से ही सच्ची ईश्वर पूजा है का नारा किसने दिया था? 1897 की क्रांति के दौरान दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन आपका अरविंद घोष, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आपका सुभाष चंद्र बोस, चौथा आपका महात्मा गांधी, पांचवा आपका स्वामी विवेकानंद और छठा आपका दयानंद सरस्वती। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा पूजा है।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे आगे यहाँ से। तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।